हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर हैं वो सब नेट गेट क्वालिफाइड हैं और जो भी आपके नेशनल लेवल के एग्जाम हैं मैथमेटिक्स के, उन्होंने अच्छी रैंक से अचीव किए हुए हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर कोर्स सभी कोर्सेज के लिए प्ले किया जाता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना मोटिव आज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की हमने थ्योरी इससे पहले लेक्चर में डिस्कस की थी आपके साथ। अब देखिए, यूपीटीईटी 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको जो टेक्निक सिखाई जाती है वो सब्जेक्टिव मेथड से अलग होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन जो आपको दी है, या तो हम इसके फैक्टर करके यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 tan अल्फा और -1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस 1 कैसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 2√3 क्रिएट हो जाए। अब देखिए, तो देखिए, या तो हम यहाँ पे क्या करें, इसका फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ से आप x इक्वल टू -b क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड है √b² - 4ac, इसको फाइंड आउट कीजिए, तब इसके रूट आपको फाइंड आउट होते हैं। अब जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको इन द टर्म्स ऑफ n दिए हैं, ये π/2 दिया है, 90 पे तो इक्वेशन डिफाइन ही नहीं हो रही, ये तो ऑप्शन ही कट हो गया। यहाँ पे n बराबर 0 रखेंगे तो 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। tan 0 0, tan 0 0, तो ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। तो एक तो जो आप मेथड सीखेंगे ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब n बराबर 0 रखने से यहाँ पे 90 बनेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, 90 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप भी देख सकते हैं इन्फिनिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप n को 0 रखेंगे तो यही मेरा आंसर π/12, यही मेरा आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन में बिना प्रोसेसिंग किए सॉल्यूशन ऑप्शन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जिससे हमारी टाइम की सेविंग हुई और 20 सेकंड में हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई और भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करते और π/12 वहां पे होता, तो π/12 आप रख के देखो, तो जो π/12 है ये कितना एंगल बनता है, 15 डिग्री का एंगल बनता है। तो जैसे यहाँ मैंने 2√3 देखा तो मुझे माइंड में स्ट्राइक हुआ था कि 15 डिग्री से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो एक π/12 यहाँ पे था, एक यहाँ पे भी था, तो लेकिन यहाँ 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो ऑप्शन से बाहर हो गया, क्योंकि ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक भी सेटिस्फाई कर रहा है तो सभी n बिलोंग्स टू z के लिए सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए π/12। अब आप देखिए, tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी 2 - √3 होती है। सबसे पहले लेक्चर में हमने इनको आपको लर्न भी कराया था। तो 2 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3, फिर 2 - √3 माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 + 3 - 2 * 4√3 प्लस का 4√3 और 2 3 जा 6 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका एक रूट है। आप यहाँ क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि n बराबर 1 रखने से π/12 आएगा, लेकिन n बराबर 0 के लिए ये रूट पहले से कैंसिल आउट हो चुका, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये वेरिफिकेशन मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीटीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। सभी स्टेट्स में या केवीएस एनवीएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन जो आपको दी गई है cos की पावर 7x और प्लस का sin की पावर 4x इक्वल टू 1, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि दोनों, यहाँ पे तो पावर 4 बन रही है और यहाँ पे पावर 7 बन रही है। ठीक है, पहले से ही मालूम है कि जो sin x और cos x है, इसकी वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के बीच में कंसिडर होती है।
स्टैंडर्ड वैल्यूज इनकी क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। अब आप देखिए कि यहाँ पे साइन की पावर 4 है, अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज और छोटी हो जाती है। यहाँ पे पावर 7 है तो वैल्यूज और भी छोटी हो जाएंगी, डेसिमल में काफी छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम यहाँ कंसंट्रेशन इस बात पे देंगे कि यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये पूरी 1 कब कब होगी, 1 तब तब होगी जब x की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। जब x को हम माइनस के 90 डिग्री रखेंगे तब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये 0 हो जाएगा। तीसरा केस, अगर यहाँ पे 1 बन जाए, ये यहाँ पे 1 तब बनेगा जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ पे साइन 0 0 बन जाएगा। तो यही हमारे पास 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए -π से π के बीच में, -π से π के बीच में 3 वैल्यू आपने ले ली हैं, ये और ये, जिनके लिए हमारे पास इक्वेशन 0 बनेगी। इसके अलावा और कोई हम सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 पावर है, मान लिया हम 0 से यहाँ कोई बीच में वैल्यू लेते हैं तो यहाँ वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो उनका सम एग्जैक्टली कभी भी 1 नहीं बनेगा। ये प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, इसलिए आपका आंसर हम इसमें क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन है इसमें पावर चेंजिंग आएंगी, पावर कुछ कम ज्यादा देगा और यहाँ पे 1 जनरेट करता है, उनके सॉल्यूशन इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिंपल फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वहां से भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, उस तरीके से भी देख सकते हैं जैसे आपकी बुक में कर रखा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या प्रोसेसिंग करें, मैंने आपको बताया था अभी, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शन में n बराबर सबसे पहले आप 0 डाल दें। जनरली सोल्व करने से पहले आप इस प्रोसीजर को देख लें एक बार, 2 ऑप्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो इक्वेशन के अंदर 90 जनरेट, इन्फिनिटी जनरेट नहीं होना चाहिए। जब आप π/4 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 जनरेट हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे π/2 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी सोल्यूशन नहीं है। एक पॉसिबिलिटी बच रही है इसकी, जब आप n बराबर 0 रखेंगे तो π/12 आएगा। π/12 कितना हो गया, 15 डिग्री। अब आप देख लें यहाँ tan 15 डिग्री कितना हुआ, 2 - √3 प्लस, अब ये tan 2 थीटा, tan 2 थीटा 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3 प्लस tan थीटा यानी कि tan 15 डिग्री, 2 - √3 और ये हो गया 1/√3। अब इक्वल टू देखना है कि 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से 2 - √3 प्लस 1/√3 प्लस 2/√3 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब सोल्व आउट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 और ये 1 3, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 3/√3, कैंसिल आउट करेंगे √3, यानी कि इसने इसको कैंसिल आउट किया और जो आपका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ से आ गया 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये रूट हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि कंफर्मेशन हो कि आंसर हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं हो, ये भी आंसर मेरा जा सकता है। तो ये तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव मेथड सिखा रहा हूं। अगर आप n बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो ये 1 + 1/4 इंटू π/3 और ये आपका हो गया 5 4 1 4 और 1 5/4 और इंटू 15 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 3 6 18, ये 60 डिग्री आ जाएगा और 15 और ये आ गया 75 डिग्री। तो जिस तरीके से मैंने आपको 15 चेक करके दिखाया, यहाँ हमने थीटा की वैल्यू क्या ले ली थी, n बराबर 0 के लिए, तो यहाँ n बराबर 1 के लिए ये जो वैल्यू आएगी थीटा की 75 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि tan 75 पहले लेक्चर में हमने आपको लर्न कराई थी स्टैंडर्ड वैल्यू, ये 2 + √3 होता है। तो इससे भी चेक करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर परफेक्ट है। वैसे आपको करना है तो इसको इधर ले आते हैं और tan a + b का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपकी बुक में दिया है। मैंने आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश की है। देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने sin x को इधर रख लिया है
और यहाँ पे इधर जाके माइनस के कोसेक स्क्वायर x/2। अब आप देखिए कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और ये वैल्यू आपकी जो कोसेक स्क्वायर x/2 की है ये ये हमेशा जो कोसेक स्क्वायर x/2 है ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 या 1 से बड़ी आएगी। और माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ये वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू -1 रहेगी। अब यहाँ केवल -1 to 1 एक वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ है जो लाई करेगी, और दूसरी वैल्यू क्या कह रहा है, ये -1 से छोटी इधर जाएगी वैल्यू। इसका मतलब इक्वलिटी केवल एक ही केस में होल्ड होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पे जहां दोनों बराबर हो जाए। अब यहाँ पे जो आपका sin x है, sin x में 1 के सामने -1 इन एंगल्स पे आता है। अब आपको देखना कि जहां इन एंगल्स पे -1 आएगा क्या वहां पे कोसेक x की वैल्यू भी -1 आएगी। तो यहाँ पे आप 90 का मल्टीपल डालेंगे, माइनस के 90 का, ये वैल्यूज रखेंगे -90 या 3π/2 कह लें, एक ही बात है। तो ये वैल्यू डालने से यहाँ पे π/4 बन जाएगा, और π/4 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब केवल एक जो पॉसिबिलिटी थी इक्वलिटी की, उन वैल्यूज पे ये अपनी अलग वैल्यू दे रहा है, ये अपनी अलग वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बुक्स में इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन दिए गए हैं सब जगह डिफरेंट दिए गए हैं, लेकिन ये सबसे आसान प्रूफ है जिसको हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से अटेन कर लिया है। ये क्वेश्चन देखिए TGT 2005 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। तो यहाँ पे क्या बना, tan of 3x - 2x = 1। तो यहाँ से हमें आइडिया जनरेट हुआ कि tan x = 1, यानी कि 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो n π + π/4, ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए जहाँ पे n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो इससे हमें लगता है कि हमारा जो आंसर है ये हमारा पॉसिबल आंसर है। लेकिन आप देखिए कि जो आपने यहाँ पे π/4 अज्यूम किया है, जब उसको हम इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। इसलिए ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किए हैं ये हमारे आंसर इसमें सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, और आंसर हमारा ए आएगा। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर इसका नहीं है। हम जल्दबाजी में इस आंसर को टिक कर देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ tan, कोट, सेक और कोसेक की टर्म्स में आपके पास पेपर में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस के अंदर जो आप वैल्यू फाइंड आउट करें, आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, जो हमने फाइंड आउट की हैं, वो आपकी इक्वेशन में कहीं पे इन्फिनिटी तो जनरेट नहीं कर रही। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए TGT 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको a cos A बराबर b sin B दिया है। ये कंडीशन इन्होंने दी है हमें, a cos A = b cos B। अब ट्रायंगल पूछा है आपसे, इक्विलेटरल होगा। तो आप देखिए इक्विलेटरल में तीनों जो एंगल आपके पास हैं A B C, साइड तीनों बराबर हो जाएंगी, एंगल भी तीनों बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि यही केवल हमारा आंसर नहीं है। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया जिसमें A बराबर B है, दोनों एंगल बराबर हैं, तो जब दोनों एंगल बराबर होंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, सेम एंगल के सामने की साइड भी सेम ही आती है। तो उस हिसाब से A के सामने के साथ A और B के सामने की B, और ये cos B और sin cos A ये भी बराबर हो जाएगा। यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें आइसोसेलेस की जो कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ दो ही एंगल और दो ही साइड पे काम किया गया है, तो ये जो इंक्लूजन हमारे पास था ये इंक्लूजन यहाँ पे है। अब बात रही राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम एक काम करते हैं। तो देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। उस राइट एंगल ट्रायंगल में A के सामने की साइड ये है, B के सामने की साइड ये B है, और ये हमारे पास C हो गई। अब आप देखिए कि यहाँ पे A cos A बराबर B cos B, ये जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है नहीं हो रही है।
तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 इंटू कोस ए की वैल्यू 3/5 इक्वल टू बी की वैल्यू है 3 इंटू कोस बी। जब आप यहाँ पे कोस बी लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। तो दोनों वैल्यूज बराबर हो गई। तो इससे हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी बन रही है जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा आंसर राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही हमारा आंसर है। ये ऑप्शन गलत दिया है क्योंकि हमारे साइड्स का सम कभी भी 0 नहीं होगा, और ये जो कंडीशन आपको दी है a = 2b, ये भी होल्ड हमेशा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ट्वाइस का मल्टीपल इस तरह की कोई कंसेप्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ये तो बेसिक ऑप्शन बना दिया है एग्जामिनर ने, तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। ये आपके पास ट्रायंगल के अंदर अपोलोनियस थ्योरम होती है। इसमें आपको क्या कहा गया कि जो डी है ये भुजा बीसी का मध्य बिंदु मिड पॉइंट है साइड बीसी का। तो हमने यहाँ से क्या बना ली, एक मीडियन जनरेट कर ली। तब आपसे पूछा गया है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो थ्योरम क्या कहती है, ये बराबर होता है ट्वाइस इंटू ए डी का होल स्क्वायर प्लस ये साइड दोनों बराबर हैं, तो हमने लिख दिया बी डी का होल स्क्वायर। तो देखिए यही आपके ऑप्शन में है, ट्वाइस ए डी का स्क्वायर प्लस, मतलब मीडियन की इंक्लूजन इसके अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको डी मिड पॉइंट दिया है, तो ये हमारे पास क्या है, मीडियन है, इंटू ट्वाइस बी डी का स्क्वायर। बी डी की जगह आप ये भी रख सकते हैं डी सी, कुछ भी रख सकते हैं। और इसको मैं फाइनली लास्ट में एक बार हाफ ऑफ बी सी भी लिख देता हूँ, कुछ जगह क्वेश्चंस में ऐसे भी काम आता है। तो सी ऑप्शन आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1/2 है, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से इसको जनरेट करना है। तो यहाँ मैं आपको थीटा को 45 डिग्री रख देता हूँ, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसकी पावर 1/√2 की पावर 6 करेंगे और इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 3 6, 2 2 4 2 8 इंटू 2 2 4 8 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हुआ, 1/4। हमें फर्दर कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं हुई। ये इसका मेथड फर्स्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव। मेथड सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमने याद कराया था, नहीं बताया है तो आप इसको लिख लीजिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये सीधा आपको याद होना चाहिए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से 1 माइनस यहाँ पे 3 आ जाता है। तो ये साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस में बीच बीच में काम आता है, तो इसको अपने स्टैंडर्ड रियल की कॉपी में आप नोट कर लें। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 रख देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा। किस तरीके से, 1 - 3 इंटू साइन थीटा 1/4 हो जाएगा, 4 - 3 1, तो ये 1/4। तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी। ये क्वेश्चन देखिए, D+B का 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्दर एग्जाम के हिसाब से भी, क्योंकि sin x प्लस cos x ये स्टडी हम आपको करा चुके हैं, और ये कहा कि इनमें दोनों में से मिनिमम निकालो a टेंडिंग टू पाई के लिए। यहाँ पे कुछ इसमें मिसकंसेप्शन है a टेंडिंग टू पाई के लिए। तो आप देखिए इसमें ये जो a² - 4a प्लस जो आपको 7 दिया है, अब इसको हम क्या करते हैं, a² - 4a प्लस, अब इसको 8 - 1 लिख लेता हूं मैं, इसको 4 + 3 लिखिए आप, इसको +4 प्लस का 3 लिख लेते हैं। तो ऐसा करने से a - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है एक्सप्रेशन, ये वैल्यू हमेशा 3 या 3 से, ये वैल्यू हमारा हमेशा 3 या 3 से बड़ी आएगी। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, ये क्या दिया है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin x प्लस
cos ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इनमें से मिनिमम कौन हुआ 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का आपके पास ग्राफ बनेगा जिसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 3 अटेन हो रही है। अब sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको 1/√2 से डिवाइड कर लें, यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे sin x प्लस π/4 sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ n पाई प्लस इस तरीके से चल रहा है -1 की पावर n, -1 की पावर n जहां भी ऑपरेट होता है वहां पे हम साइन का फॉर्मूला जनरेट करते हैं और ये हो गया sin π/4। तो x प्लस π/4 इक्वल टू कितना आ गया, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4, और यहां से इस π/4 को आप इधर ले जाइए, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 और माइनस के π/4। तो यहां से पहला ऑप्शन आपका आंसर हुआ, क्योंकि π/4 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो -1 की पावर n -1, ये हमारा आंसर फ्रेम हो जाएगा। तो इस तरीके देखा कि हमने क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में अगर आपके यहाँ पे सॉल्यूशन -1 की पावर n की फॉर्मेट में चल रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने जब हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो गई थी यहाँ से, एक पार्ट तो इसका ये था मेन, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 है। अब आप इसको फर्दर सोल्व करने के बजाय अब आप इसको शॉर्टकट मेथड से कीजिए, आप बाय ऑप्शन पे जाइए, n को आप 0 पुट कर दीजिए सभी ऑप्शंस में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, π/2 आएगा, तो ये आपके पास कितना हो गया, तो हमने जब n बराबर 0 रखा तो यहाँ से π/2 जनरेट हुआ और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मेरा पॉसिबल आंसर है। यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका π/2 आएगा, ये भी पॉसिबल आंसर है। यहाँ π/4 आएगा तो यहाँ पे π/4 रखेंगे तो ये √2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं है, तो ये एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। यहाँ n बराबर 0 रखेंगे तो 0 और यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे n को 0 रखने से आपके 3 ऑप्शन आंसर में आ रहे हैं। अब फर्दर देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि n बराबर हमने क्या पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया। n बराबर पुट करने से पहले ऑप्शन ने हमें π/2 वैल्यू दी, यहाँ हमने रख के देख ली, तो π/2 पे ये वैल्यू क्या आएगी 91 और ये 0 और ये 1, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3π/2 आ गया, जब 3π/2 रखेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, तो ये ऑप्शन से हमारे बाहर हो गया। इस तरीके से आप ऑप्शन, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड से भी एक्सपेक्टेड आंसर दे सकते हैं। अब डी ऑप्शन में फिर π/2 जनरेट हो गया, तो ये हमारे, अब देखिए 2 हमने फाइनल कर लिए कि इनमें से ही कोई एक आंसर है, जबकि ए हमारा सही आंसर है। तो n बराबर देखिए 2 के लिए अगर हम देख लेते हैं इसको, या n बराबर -1 के लिए देख लेते हैं, तो एक ऑप्शन हमारा और डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन होगा। आप करके देख सकते हैं, मैंने हिट एंड ट्रायल की वजह से आपको दोनों मेथड सामने करके दिखा दिए हैं, ये भी आपके सामने है और दूसरा मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया है, जो कि n बराबर 0, n बराबर 1। वैसे तो क्वेश्चन में n बराबर 0, 1 पे ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। कोई किसी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपके सॉल्यूशन लेंदी चले गए हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना आता ही नहीं है तो कम से कम हम 2 गलत आंसर बाहर निकाल दें और 2 जो एक्सपेक्टेड आंसर है उनमें से आंसर को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूपी टीजीटी का 2016 का क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन दिया है sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। तो सेम क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे उसी तरह की इक्वेशन डेवलप हो गई इसके अंदर। तो अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो n की वैल्यू रख के जो ऑप्शनल आंसर हम निकालते हैं, जब n को 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 0 रखने से cos 0 ये हमारा एक्सपेक्टेड बन रहा है। तो n बराबर देखिए मैं आपको बताता हूँ, 0 रखा हमने, ये आंसर मेरा पॉसिबल आंसर बन रहा है। n को 0 रखा, π/2 वाला भी आंसर बन रहा है, और यहाँ हम रखेंगे इसको तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर बन रहा है, नो प्रॉब्लम। n को आप 1 रखिए, यहाँ 2π आएगा तो sin 2π 0 और cos 2π 0 ये एक्सपेक्टेड आंसर बन रहा है। यहाँ पे π रखेंगे तो क्या, अब देखिए यहाँ पे हम x को n को जब 1 रखते हैं तो ये हमारे ऑप्शन x की वैल्यू यहाँ से 5π/2 आएगी और ये वैल्यू हमारे साथ सेटिस्फाई कर रही है।
और यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगी। ये तो मेरा आंसर है ही, मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया था लास्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। इस आंसर में n पाई, आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जामिनर ने किस तरीके से की है कि हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करें। देखिए यहाँ पे दो केस बनते हैं। n इवन होगा तो क्या होगा, जब n इवन आएगा तो n को 2m रख लेते हैं, तो 2m पाई, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2m पाई। तो इसने क्या किया, इसमें एग्जामिनर ने क्या किया, ये इसका जो n बराबर इवन वाला आंसर था, मैं आपको आंसर की पहचान बता रहा हूं कि अगर इसके सब केस ऊपर मिलने शुरू हो जाएं तो ये दोनों भी आंसर हैं, ये हमेशा n की जो भी आप वैल्यू डालेंगे सबके लिए सेटिस्फाई रहेंगे। ये चीज मैंने आपको इसलिए डिस्कस कर दी है कि आप एग्जाम में बैठ के या घर पे जब प्रैक्टिस करें तो जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वैल्यू सेम आनी शुरू होती है, तो क्यों आ रही है। तो अगर n इवन है तो ये आंसर आया। अब आप n को ओड ले लीजिए। ओड का मतलब आप x को यहाँ पे 2m+1 लिखिए, 2m+1 पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, -k π/4 -k π/2। तो यहाँ पे 2m पाई और प्लस पाई माइनस π/2, तो क्या बच गया, +k π/2। और ये ऑप्शन मेरा क्या है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मेरा ऑप्शन ए था और ये मेरा ऑप्शन बी था। तो एग्जामिनर ने क्या किया, थर्ड वाले आंसर में जो n के इवन ओड रख के जो केसेस बन रहे थे उन केसेस को ही ऊपर रख दिया, इसलिए आंसर में इंक्लूजन लगातार बन रहा है। और वैसे हमने इसको सब्जेक्टिव मेथड से आपको हल करना बता दिया था। तो ऑप्शन की स्टडी करने से कुछ नई बातें इस तरीके से फ्रेम होनी शुरू हो जाती। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस ऑप्शन के जो केसेस हैं क्या वो यहाँ इंक्लूजन में है, अगर वो है तो ये हमारे पास आंसर होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है मेरे पास, ये इसके छोटे सबसेट हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा जो लेक्चर है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जो क्वेश्चंस का है वो यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच।